हेलो हेलो वन, दिस इज ये ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हम आज की क्लास में कवर करेंगे। बेटा देख, हम पहले 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में आपके लिए डाल चुकी हूँ। हमारे पास 9 से लेकर 13 तक एक 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और पढ़े स्टडी मेट के। तो हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो हमारा ये रहेगा। हम चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी स्टडी मेट के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। राइट सर, चलिए बेटा स्टार्ट करूँगी आपके चैप्टर नंबर 10 के साथ। आप मुझे बोलोगे मैम आपने तो बोला था 9 to 13 है, तो 10 से साथ शुरू कर रहे हो, क्या हुआ 9th नहीं करवाओगे? आपको क्या लगता है आपकी मैम छोड़ देगी? नहीं बेटा देख, 9 चैप्टर भी कवर करेंगे, पर स्टार्ट में 10th से कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, मुझे पता आप इतने नालायक हो गए, आप बोलोगे अच्छा मैम बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा देख, चैप्टर नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 को मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोलती हूँ, तुम्हें पता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर से 15 नंबर का आ जाता है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर से 10 से 12 नंबर का आ जाता है। लेकिन तुम्हें पता है चैप्टर नंबर 1 इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। मतलब ऑडिट में बहुत रेयर ऐसा कोई टॉपिक होता है जिसके अंदर भैया तुमने जो क्वेश्चन दिया जिसमें तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट इज़ अ चैप्टर जो बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। तो मेरे लिए दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं हर बच्चे को बोलूँगी कि सर कंपनी ऑडिट का कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग, है ना। तो चैप्टर नंबर 10 के साथ शुरू कर रही हूँ, जल्दी से इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अरे एक सेकेंड। हाँ जी सर, पहला क्वेश्चन है, शिफ्ट कर दूँ क्या नोट्स पे? इजी रहेगा आप लोगों के लिए। पहला है, एन ऑडिटर परचेज गुड्स वर्थ 5,15,100 ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, सीए ने 5,15,100 रुपए की गुड्स क्रेडिट पे खरीदी है कंपनी से। बीइंग द ऑडिटेड बाय हिम, द कंपनी अलाउ हिम 1 month क्रेडिट पीरियड विच इज द नॉर्मली अलाउड टू ऑल नॉन कस्टमर्स कमेंट। सर अच्छा ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन किस तरीके से लिखोगे। सर 3 लेवल में लिखना। सबसे पहले अगर केस स्टडी का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले प्रोविज़न लिखना कि भैया ये क्वेश्चन किस प्रोविज़न के बारे में बात कर रहा है। जैसे हमारा केस किस चीज़ के बारे में है कि भैया जो सीए है उसने 5 लाख से ऊपर का क्रेडिट पे गुड्स खरीद रखा है, तो कमेंट करो इस पे। भाई देख, ये वाला प्रोविजन किसके बारे में बात कर रहा है? तुम्हारा सेक्शन 141 जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी के बारे में, कि ये सीए एज ए ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है उस कंपनी में। ठीक है, अभी ये कौन सा सेक्शन बात करता है? 141 में लिखा हुआ है कि अगर पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव कंपनी के अंदर, होल्डिंग कंपनी के अंदर, सब्सिडरी के अंदर, एसोसिएट के अंदर या होल्डिंग की सब्सिडरी के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का इंडेप्ट रखता है, तो वो उस कंपनी के अंदर एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। राइट सर। और हमारे केस में तो सीए ने कितना का गुड्स क्रेडिट पे ले रखा है सर? 5,15,100 रुपये। ठीक है, मतलब मोर देन 5 लाख। तो क्या वो ऑडिटर एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं सर। इसको प्रेजेंट कैसे करके आना है सर? सबसे पहले प्रोविजन समझा के आना, ठीक है, कि एज पर द सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट दिस। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट लिख के आना इन अ गिवन केस, मतलब आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लास्ट में कंक्लूजन लिख के आना। समझ पाए? सबसे पहले प्रोविजन लिख के आओगे कि ये क्वेश्चन किस प्रोविजन से रिलेटेड बात कर रहा है। दूसरा फैक्ट लिख के आओगे कि हमारा केस क्या है। थर्ड कंक्लूजन लिख के आओगे कि भैया इस फैक्ट के बेसिस पे इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूड किया। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा सर? हम यहाँ पे एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एलिजिबल। राइट सर। नेक्स्ट है राम एंड हनुमान एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, फर्म का नाम है राम एंड हनुमान एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैव बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कृष्णा लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर 17-18। मिस्टर हनुमान, ओके, मतलब पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर, होल्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ शिवा लिमिटेड। ठीक है सर, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। कमेंट,
ये कहाँ से ये वाला क्वेश्चन कहाँ से रिलेट करता है, कौन से प्रोविजन के बारे में बात करना चाह रहे हैं? सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन के बारे में। वही अगेन यहाँ पे क्या है सर एक आपका सेक्शन 141 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी के अंदर, होल्डिंग के अंदर, सब्सिडरी के अंदर या एसोसिएट के अंदर या होल्डिंग की सब्सिडरी के अंदर सिक्योरिटी हेल्ड करता है, तो उस कंपनी के अंदर आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, रिलेटिव के लिए एक लिवरेज है कि रिलेटिव चाहे तो 1 लाख तक की फेस वैल्यू का सिक्योरिटी हेल्ड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे किसने हेल्ड करके रखी हुई है सर? हमारे केस में तो पार्टनर नहीं ले रखे हैं, तो पार्टनर तो हेल्ड नहीं कर सकते, 1 शेयर भी हेल्ड नहीं कर रखा, यहाँ तो 100 शेयर्स हैं। ठीक है सर, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन बता के आओगे कि सर एज पर द सेक्शन 141 कोई भी पर्सन, उसका रिलेटिव या पार्टनर, कंपनी, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी हेल्ड नहीं कर सकता। अगर सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, राइट सर। एंड रिलेटिव्स के लिए एक प्रोविजन है कि वो 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर शिवा हैं, जो मिस्टर हनुमान है, वो पार्टनर हैं, तो वो नहीं होल्ड करके रख सकते। तो इस केस के अंदर हनुमान, राम एंड हनुमान एसोसिएट इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर, राइट सर। ठीक है सर। नेक्स्ट है MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड हिमसेल्फ वांट टू अपॉइंट श्री गणपति, a practicing chartered accountant, as a first auditor of a company. Comment on the proposed action of the MD. अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का पावर किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। 30 दिन के अंदर, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। वो नहीं कर पाते तो मेंबर्स करते हैं 90 डेज में, राइट। लेकिन यहाँ पे MD क्या कह रहा है? ओ भाई मैं ही अपॉइंट कर दूंगा। सर एक्ट में जब लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे तो क्या MD के करने से काम चल जाएगा? नहीं सर। तो यहाँ पे जो MD करना चाह रहा है इट्स नॉट वैलिड। कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन 139, राइट सर। नेक्स्ट है अंडर व्हाट सर्कमस्टांस द रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। किस किस केस में जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता? मतलब अभी आप मान लीजिए आप 21-22 के लिए ऑडिटर थे, आप रिटायर हो गए, तो नेक्स्ट ईयर 22-23 के लिए क्या आपको रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस के अंदर रिटायरिंग ऑडिटर फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन से केस हैं सर? जर्नली या सर, या तो जो ऑडिटर है जो रिटायर हो गया, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए एज पर द 141 के अकॉर्डिंग, तो उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, सिंपल है सर। या फिर जो ऑडिटर है वो खुद बोल दे कि भैया मेरा विलिंगनेस नहीं है यहाँ पर रीअपॉइंट होने का, मुझे वापस काम नहीं करना, तो उसको नहीं कर सकते। या तो वो खुद बोल दे, या फिर मेंबर्स बोल दे कि सर हम इसे अपॉइंट नहीं कर रहे, या फिर मेंबर ये बोल दे कि सर हम मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम को अपॉइंट करना चाहते हैं, राइट। बात समझ में आए? या तो शेयर होल्डर ये बोल दे कि हमें इसको अपॉइंट नहीं करना, या फिर वो बोल दे कि सर हम किसी और पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, राइट। तो इन सारे केसेस के अंदर जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर सर? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग। क्या क्या? पहला है सीलिंग नंबर ऑफ एन ऑडिट इन अ कंपनी टू बी एक्सेप्टेड बाय एन ऑडिटर। सीलिंग नंबर सर आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लोज जी बात करता है सीलिंग नंबर के बारे में कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट कोई सीए फर्म या कोई भी ऑडिटर कितने ले सकती है। ठीक है, एक लिमिट बनाई हुई है कंपनी ऑडिट के अंदर कि एक सीए मैक्सिमम, एक ऑडिटर मैक्सिमम कितने ऑडिट ले सकता है एक साल के अंदर। तो सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इस 20 कंपनीज के अंदर कुछ कंपनियां इंक्लूड नहीं होती। कौन कौन सी? DPS प्राइवेट, DPS मतलब डोरमेंट कंपनी, P मतलब 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, S मतलब स्मॉल कंपनी। एक तो ये कितने भी ले लो तुम्हारे 20 के अंदर काउंट नहीं होंगे। दूसरा प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। मतलब अगर 100 करोड़ हुआ तो वो 20 में काउंट हो जाएंगे, लेकिन अगर 99.99 करोड़ हुआ तो वो 20 में इंक्लूड नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हो? सर मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं?
20 कंपनी इंडिविजुअली एक सीए ले सकता है, लेकिन इन 20 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काउंट नहीं होंगी? डोरमेंट कंपनी, 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। मतलब कितनी डोरमेंट ले लो, कितनी 1% कंपनी ले लो, कितनी स्मॉल कंपनी ले लो, कोई कुछ नहीं करेगा, 20 की काउंटिंग में नहीं आएंगी। उसके अलावा वो प्राइवेट कंपनी 20 की काउंटिंग में नहीं आएंगी जिनका पेड अप कैपिटल 100 CR से कम है। 100 CR है तो आ जाएंगी। बात समझ पा रहे हो? सर यहाँ पे मैंने बार बार बोला कि एक सीए, इसका क्या मतलब है? सर मान लीजिए कोई सीए की फर्म है जिसके अंदर 4 सीए है, तो चारों का ना ये 20 का काउंटिंग अलग अलग देखोगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया, मतलब वो सीए फर्म मिला के 80 ऑडिट ले सकती है। तो हर इंडिविजुअल सीए का 20 का कैपेसिटी होता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है? सर इस केस में आपको दोनों लिख के आने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है, नॉन गवर्नमेंट के केस में कौन करता है, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बोला। ठीक है सर। अब कैजुअल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी, इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करते हैं कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहाँ से? जिस दिन से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ है। ठीक है सर। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, अगर रेजिग्नेशन की वजह से, मतलब ऑडिटर ने खुद ऑफिस छोड़ दिया, उस वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, तो इस केस के अंदर खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते, इस केस के अंदर मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 महीनों के अंदर। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी नाम को रेकमेंड करके अपॉइंट करेंगे, उसके 3 महीने के अंदर मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ पाए? चलिए सर, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी सीएजी करता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहाँ से? वही जहाँ से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई। सीएजी नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं विद इन द 30 डेज। क्लियर? बात समझ पाए? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जॉइंट ऑडिट ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क अलॉटेड टू हिम। ये वाला क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है? ये बात करता है हमारे ऐसे 299 से, राइट सर? सर देखो, ऐसे 299 बात करता है जॉइंट ऑडिट के बारे में। जॉइंट ऑडिट मतलब कोई ऐसा ऑडिट जहाँ पे एक से ज़्यादा सीए फर्म्स मिलके काम कर रही हैं, राइट? बेसिकली जितने भी बड़े क्लाइंट्स होते हैं वहाँ पे, मान लीजिए रिलायंस को ऑडिट करने जा रहे हो, तो एक सीए फर्म कभी भी पूरे रिलायंस को ऑडिट कर ही नहीं सकती, तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं, रिलायंस ही अपॉइंट करता है। ठीक है सर। अभी वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया अब अगर 2-3 फर्म मिलके काम कर रही हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई कौन क्या काम करेगा, ताकि आगे आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ना काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए मान लीजिए 3 सीए फर्म है तो वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगी, लेकिन ऑडिट के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे होती है जिसमें वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर वो गड़बड़ होती है तो तीनों सीए फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी जॉइंटली। ठीक है सर। अभी कौन कौन सी चीजें हैं देखो सर, जो काम डिवाइड कर दिया, जो काम डिवाइड कर लिया, ठीक है, मान लीजिए 4 सीए फर्म मिलके ऑडिट कर रही हैं, ठीक है, काम कैसे बांटा, एक ने बोला कि इनकम हम चेक करेंगे, एक्सपेंडिचर हम चेक करेंगे, एसेट्स हम चेक करेंगे और लायबिलिटी हम चेक करेंगे। तो भैया इनकम में कुछ भी प्रॉब्लम आया ऑडिट करने में तो इसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम आए तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जो काम डिवाइड हो गया है उनके लिए इंडिविजुअल फर्म रिस्पॉन्सिबल होंगी, बाकी इन सारे कामों के लिए वो सर्वली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से काम हैं? वो काम जो डिवाइड ही नहीं हुआ उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ऑब्वियस सर। उसके अलावा अगर कोई डिसीजन मिलके लेते हैं, जैसे कौन क्या काम करेगा ये भी तुम लोगों ने मिलके डिसाइड किया होगा, तो जो डिसीजन उन्होंने मिलके लिए हैं उन सब के लिए वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे सर, राइट। उसके अलावा मान लीजिए 4 सीए फर्म थी, मिलके काम करी थी ए बी सी डी, ए को कुछ मैटर मिला, वो लेके आ गई सबके सामने कि भैया देखो ये वाले मैटर पे पर ध्यान दे लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, और सब ने मिलके उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके अलावा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एएस, एज पर इंड एस, एज पर कंपनीज एक्ट बनी है कि नहीं बनी, ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका होता है। ये नहीं बोल सकते कि भाई ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है सर। एएस के साथ कंप्लाई करना, इंड एस के साथ कंप्लाई करना, इन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मतलब इंश्योर करना। ठीक है, ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है, डिवाइड नहीं की जा सकती। उसी तरीके से जो ऑडिट रिपोर्ट है
वो एज पर ऐसे बनी हो, मतलब एज पर 700 बनी हो, ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ए को बोल दिया था ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए, तो अगर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं सर, ड्राफ्ट कोई भी करे लेकिन वो एज पर एएस होनी चाहिए, एज पर एसए होनी चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। बात समझ में आई? तो जो काम डिवाइड नहीं हुए, उसके अलावा अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर सबने मिलके एग्री किया है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ, एज पर एफआरएफ बनी है कि नहीं बनी, ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे बने, ये इंश्योर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। उसके अलावा जो काम डिवाइड हो चुके हैं उसके लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट है, ABC Limited is a company incorporated in India। ठीक है सर। It has branch within और outside the India। इंडिया के अंदर भी ब्रांच है इस कंपनी की और बाहर भी। Explain who can be appointed as a auditor of these branches within and outside India। Also explain to whom branch audit is required to report। ठीक है सर। सर मान लीजिए कंपनी है, मान के लीजिए कंपनी है ABC लिमिटेड, इसकी ब्रांच इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया में भी है। अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एज ए ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है और आउटसाइड इंडिया एज ए ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है। सर देखो, इंडिया के अंदर या तो जो कंपनी का ऑडिटर है, कंपनी का ऑडिटर मतलब जो कंपनी का ऑडिटर है वही उसके ब्रांच का भी ऑडिटर हो सकता है, या उसके अलावा किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है सर। वहीं बात रही आउटसाइड इंडिया की, तो आउटसाइड इंडिया के अंदर कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे सर इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, कोई और तो नहीं कर सकता, तो उसी तरीके से मान लीजिए जिस बाहर की कंट्री के अंदर उस कंपनी की ब्रांच है, उस कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के अलावा अगर कोई और पर्सन भी एज ए ऑडिटर काम कर सकता है तो वो पर्सन भी यहाँ पे एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? एक काम करती हूँ, मैं आपको ऊपर नोट से पढ़ा देती हूँ। एक सेकेंड। सो सबसेक्शन 8 जस्ट अ मिनट, ये रहा। तो सर कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है, कोई और पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है सर। उसके अलावा एनी पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, मतलब अगर इंडिया से बाहर कोई और कंट्री है, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और भी ऑडिट कर सकता है तो उस पर्सन को भी आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। राइट सर? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऑल्सो एक्सप्लेन टू हुम ब्रांच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। सर ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा? ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट दे देगा और कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट फाइनल करते हुए उस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर लेगा। राइट सर? चलिए नेक्स्ट है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। In developing the audit plan, the joint auditor should identify division of the working areas and the common areas. Explain stated the other relevant consideration in this regard। मतलब सर देखो, आपका ऐसे 299 बोलता है कि भैया जब भी तुम जॉइंट ऑडिट एज ए कहीं पे जॉइंट ऑडिटर काम करो तो तुम एक काम करना, 299 के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है सर। 299 के अंदर लिखा है कि भैया काम करने से पहले ना प्रॉपर प्लानिंग कर लेना। ठीक है। तो जब भी प्लानिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जब भी जॉइंट ऑडिटर मिलकर प्लानिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो वही देखते हैं कि कौन से एरिया को डिवाइड करना और कौन से एरिया पे वो मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी ध्यान में रख के प्लान करते ताकि ये देख सके कि कब तक रिपोर्ट फाइनल करनी है। कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट मैटर, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेट कर लेते हैं प्लानिंग करते हुए। ठीक है सर। कम्युनिकेट, सॉरी 2 बार टफ हो गया। डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम इफर्ट्स, सर प्लानिंग में ही देख लेते हैं कि टीम का बेसिक डायरेक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से काम करना है, कौन सा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। दूसरा, कंसीडर द रिजल्टिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्टिविटी, प्लानिंग करते हुए ध्यान रखते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटी ऐसे 210 और 220 की एक्टिविटी करते हुए क्या रिजल्ट रहा उसको ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं। और जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, मतलब जॉइंट ऑडिट करने के लिए क्लाइंट के यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनका NTE नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या रहेगा ये डिसाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि भैया जब भी जॉइंट ऑडिटर प्लानिंग करते हैं तो उनकी प्लानिंग को करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो दीज आर द फैक्टर जो उनके प्लानिंग का पार्ट रहते हैं।
राइट सर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का याद करके जाना। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MN लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर बी अ practicing chartered accountant as the internal auditor of a company as they believe that they could not be appointing any other person as an internal auditor other than the practicing chartered accountant. Do you agree? सर क्या इंटरनल ऑडिटर खाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकता है? नहीं सर। सर देखो इंटरनल ऑडिटर के लिए CA अपॉइंट हो सकता है, CWA भी अपॉइंट हो सकता है, इवन कोई भी पर्सन जो ऑडिटर डायरेक्टर्स को लगे कि सही है, मतलब अगर 12th पास पर्सन भी अगर ऑडिटर मैनेजमेंट को लगता है ना कि हाँ ये पर्सन सही है एज ए इंटरनल ऑडिटर, तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ CA ही हो सकता है। ठीक है, बात समझ पाए? एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है और आउटसाइड पार्टी भी हो सकता है, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय भी उसका इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। राइट चलिए सर, नेक्स्ट है CA&M who is the rendering the management consulting services to LA Limited want to accept offer letter for the appointment as a auditor. कैसी बातें कर रहे हो सर? ऑफ LA Limited for the next financial year, discuss the relevance of the provision of the Companies Act. सर एक बात बताओ, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एज ए ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है वो उस कंपनी के अंदर एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? मतलब तुम ऑडिटर भी हो और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो, क्या ये सेम पर्सन हो सकते हैं? नहीं सर। और ये कहाँ लिखा गया? आपका सेक्शन 144। सर सेक्शन 144 ने लिस्ट दी है कि एक ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने क्लाइंट को। अगर ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है तो वो उस कंपनी के अंदर एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। कौन कौन सी सर्विसेज सर? अकाउंट बुक बनाने की, इंटरनल ऑडिट की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने की, इम्प्लीमेंट करवाने की, एक्चुअरी की सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंसिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को नहीं दे सकता। अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उस कंपनी के अंदर एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मिस्टर ए थे, वो ऑडिटर थे, तब तक तो वो खाली ऑडिटर थे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो बीच में ना इंटरनल ऑडिट का भी काम करने लग गए, तो अब क्या होगा? तो सर अब ये होगी डिस्क्वालिफिकेशन एज पर द 140 उन्हें अब ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा और इससे अराइज हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी। बात समझ में? अगर ऑडिट अपॉइंट होने के बाद भी कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द ऑडिटर आर रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बट द सेम इज नॉट नीडेड व्हेन द ऑडिटर वाज चेंज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। सर देखो, बिफोर द एक्सपायरी ऑडिटर को रिमूव करने का मतलब है कुछ सीरियस मैटर हो सकता है। हो सकता है कि CA मॉडिफाई ओपिनियन दे रहा था तो इसीलिए उसे बीच में ही निकाल दे कि भाई तू जा। समझ रहे हो? तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए बिफोर द टेन्योर अगर CA को निकाल रहे हैं तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस इशू। हो सकता है कि CA को कोई ऐसी बात पता चल गई जो मैनेजमेंट नहीं चाहता कि किसी और को पता चले, इसीलिए उसे पहले ही निकाल दिया ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए बिकॉज दैट कैन बी सीरियस। लेकिन हाँ, टेन्योर खत्म हो गया, मतलब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर चुके हो, उसके बाद आपको रिमूव करना है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है सर। पहले वाला केस में रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है कि ऑडिटर कुछ बताना चाहता है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट उसको छुपाना चाहता है, इसलिए उसे निकाल दे। इसलिए इट्स अ वेरी बिट सीरियस मैटर, इसलिए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। राइट सर। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज ए जॉइंट ऑडिटर इज क्वाइट वर्ल्ड वाइड स्पेंड इन बिग कंपनीज एंड द कॉर्पोरेट्स एक्सप्लेन सेटिंग द एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट। सर देखो, जॉइंट ऑडिट बेसिकली किया क्यों होते जाता है, पहले बेसिक क्लियर होंगे ना तो एडवांटेज याद करने की नीड नहीं है, अपने आप समझ में आएंगे। सर देखो, बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बड़ी कंपनीज का ऑडिट एक CA फर्म नहीं कर सकती, इसलिए क्या कर लेते हैं, मिल के किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या रहेंगे? सर शेयरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। दूसरा म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड, अब काम बढ़ गया तो काम का लोड कम हो जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट, इंप्रूव सर्विस टू क्लाइंट, बेटर सर्विस जाएगी सर। सर उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वहाँ पे क्या होता है, जो बाहर की मल्टीनेशनल का मतलब है कि
एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर किसी कंपनी का बिजनेस है तो वहाँ पे अगर एक मान लीजिए इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, अब सर अमेरिका वाली फर्म को ज़्यादा पता होगा ना कि वहाँ पे कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, तो क्या होता है जॉइंट ऑडिटर क्या मिल के काम कर लेते हैं। तो हो सकता है कि एज पर द नेशन वो अलग अलग फर्म ज्वाइन कर लें, लोकल नेशंस की, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट सर। लो स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड सेंस द हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द बेटर परफॉर्मेंस। तो दीज आर द सम बेसिक एडवांटेज ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। क्लियर? थ्योरी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, according to the Companies Act, the person appointed as the auditor of a company shall sign the audit report in accordance with the relevant provision of the act. Explain clearly the relevant provision related to the signing of report. सर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ इसको रीड करके जाना। मतलब सर देखो क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये वैसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मे भी बच्चों को कंटेंट समझ नहीं आए कि भाई इसमें लिख के क्या है ना। तो इसको ना अपना स्टडी मेट में मार्क कर लो कि इसको आप रीड करके जाओगे। क्वेश्चन बस इतना है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, इसके ऊपर कमेंट करो। अब आप बोलोगे मैम इस पर कमेंट क्या करना है, इसको यहाँ से पढ़ना, थोड़ा कंटेंट अच्छा मिलेगा। सर देखो एज पर द सेक्शन 145 ने बात करी है किस चीज़ की, कि ऑडिटर का राइट है क्या कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करे। ऑडिट रिपोर्ट या उसके अलावा कोई और भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है जो लॉ में लिखी गई है उसको साइन करता है। ठीक है सर, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट द साइन द सर्टिफाइड द एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन। उसके अलावा सर आगे लिखा हुआ है कि अगर एलएलपी है, एलएलपी के केस में वही पर्सन, वही पार्टनर साइन कर सकता है जो सीए होगा। मतलब एलएलपी के अंदर सीए भी है, सीएसपी है, सीडब्ल्यूए भी है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वही पर्सन साइन करेगा जो सीए हो। क्लियर? राइट। तो दीज आर द 2 पॉइंट जो आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख के आओगे। रीड करके जाना ताकि थोड़ा बेटर लिख सको। क्वेश्चन में कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पता है मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगा होगा। मैंने ये क्वेश्चन मार्क भी इसलिए नहीं करवाया कि डिफिकल्ट है, लेकिन इसको लिखते हुए बच्चों को समझ नहीं आएगा कि लिखें क्या इस पर, है ना। तो बस इसीलिए एक बार कह रही थी कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि स्टडी मेट से पढ़ के जाना एक बार, राइट। नेक्स्ट है द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी ऑन द अकाउंट एग्जामिन बाय हिम एक्सप्लेन विद द रेफरेंस द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज। ठीक है सर, कहाँ लिखा हुआ है कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सर उसका राइट है कि जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है या उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चेक करता है उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है, राइट सर। क्लियर? एंड उसके अलावा एक और चीज़ है कि जब भी वो ओपिनियन देगा तो वो देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। और उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके बेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो उसको इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हीं को वो चेक करता है और उन्हीं की चेकिंग के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है। सर ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कहूँगी रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें लिखी गई हैं आंसर के अंदर, क्या क्या। पहली चीज़ ये कि यस सर उसका राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके उसके ऊपर अपना रिपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है सर। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो इंश्योर करे कि एएस और एसए दोनों के साथ कंप्लाई हो। उसके अलावा वो रिपोर्टिंग क्या करता है, वो रिपोर्टिंग करता है कि भैया बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्लियर सर? इसको सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, ऐसा नहीं था कि कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी बोलूँगी रीड करके जाना, कंटेंट अच्छा है फ्रॉम स्टडी मेट, राइट सर। चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द ऑडिट कमिटी इनकॉर्पोरेटिंग गवर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू द मेकिंग द रिकमेंडेशन द अपॉइंटमेंट द ऑडिटर ओनली डिस्कस। सर ऑडिट कमिटी के क्या क्या फंक्शन रहते हैं सर? ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, उसके रिकमेंडेशंस देते हैं, रेम्यूनरेशन अपॉइंट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। उसके अलावा ये देखते हैं कि ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके अलावा से रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन करते हुए कंपनी को बहुत बार ऑडिट कमिटी की परमिशन लेनी पड़ती है,
राइट। उसके अलावा और क्या है, ये चेक करना कि इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑडिट कमेटी के बहुत सारे काम है, खाली ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कर देना ही उनका काम नहीं है, राइट सर। नेक्स्ट है, द ऑडिटर हैव टू मेक द इंक्वायरी ऑन द सर्टेन मैटर्स अंडर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डिस्कस दिस मैटर्स। इसके लिए एक निमोनिक हम यूज करते हैं, क्या करते थे हम, LIC पर्सनल ट्रांजैक्शन है, राइट। L स्टैंड फॉर लोन। लोन में क्या इंक्वायरी करना होता था, लोन में इंक्वायरी करना होता था कि कोई भी लोन एज ए डिपॉजिट तो नहीं दिखा रखे, दूसरा जिन टर्म्स पे लोन दिए गए हैं वो कंपनी को प्रेजुडाइज तो नहीं कर रहे, राइट। I स्टैंड फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर परचेजिंग प्राइस से कम बेच दी गई है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है तो परचेज प्राइस से क्यों कम बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो इसलिए की जाती है ना कि प्रॉफिट मिले, तो अगर ऐसी कोई है तो उसको इंक्वायरी करोगे, राइट सर। C स्टैंड फॉर द कैश ट्रांजेक्शन, मतलब अगर कोई शेयर्स इशू कर दिए, कैश मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो इंश्योर करना होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक से दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए। उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं डाल दिए रिवेन्यू करके। एंड ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई एंट्री जो खाली मेयरली बुक एंट्री है वो कंपनी को प्रेजुडाइज तो नहीं कर रही। तो इन सारे मैटर्स के अंदर क्या किया जाता है सर, इंक्वायरी किया जाता है, राइट। लेकिन याद रखना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेकेंड, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारे मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी करे, लेकिन सर रिपोर्टिंग तभी जाती है अगर इन मैटर्स में कोई भी गड़बड़ मिलती है, मतलब अगर सब कुछ सही है तो रिपोर्टिंग करने की नीड नहीं है, इंक्वायरी करके छोड़ दो। लेकिन इंक्वायरी करके कुछ गड़बड़ मिलती है तो उस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है, क्लियर। चलो हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्पस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, व्हाट इज द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। भैया कॉस्ट ऑडिट किस किस पे लगता है सर, देखो कॉस्ट ऑडिट के अंदर ना एक बात बताओ कॉस्ट ऑडिट किस पे लगता है, ये कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 148, राइट। एंड कॉस्ट ऑडिट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इंश्योर करने के लिए आपको बेसिकली दो लिमिट देखनी पड़ती है। दो लिमिट कौन कौन सी, एक देखोगे ओवरऑल लेवल पे, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर की, और एक आप देखोगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की। मतलब सर एक मिनट देखो, कॉस्ट ऑडिट होगा कि नहीं होगा, ये इंश्योर करने के लिए आपको दो चीज़ों में चेक करना पड़ेगा। पहला कि सेक्टर कौन सा है, रेगुलेटरी सेक्टर है या नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। सर रेगुलेटरी सेक्टर कौन कौन से हैं, शुगर, पेट्रोल, ड्रग्स मतलब फार्मा, फर्टिलाइजर्स, लाइक टेलीकॉम, दीज आर द रेगुलेटरी सेक्टर। उसके अलावा कौन से, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट होएगा कि नहीं होएगा, तो ये देखोगे कि आपका क्लाइंट रेगुलेटरी सेक्टर का है, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर का। उसके बाद आप चेक करोगे रेम्यूनरेशन, टर्नओवर कितना है, ठीक है। ये भी दो लेवल पे चेक होएगी। पहली ओवरऑल प्रोडक्ट, भैया मान लीजिए आपका क्लाइंट रेगुलेटरी सेक्टर में 2 प्रोडक्ट बनाता है, तो सबसे पहले तो उन दोनों का ओवरऑल टोटल टर्नओवर चेक करोगे, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जैसे 2 प्रोडक्ट है दोनों का टर्नओवर चेक करोगे। रेगुलेटरी सेक्टर में अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट होगा, नॉन रेगुलेटरी में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर तो ऑडिट होगा। खाली ओवरऑल चेक नहीं करना, इंडिविजुअल भी चेक करना है। मतलब सर जैसे मैंने बोला 2 प्रोडक्ट है, तो अब देखोगे उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका रेवेन्यू, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है इन केस ऑफ द रेगुलेटरी सेक्टर एंड 35 करोड़ से ज़्यादा है इन केस ऑफ द नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स। ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, एक काम करती रुको। मान लो आपका क्लाइंट बनाता है शुगर, साथ में बनाता है सर पेट्रोल, राइट, रेगुलेटरी सेक्टर, ठीक है सर। अब आपको 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। एक तो ओवरऑल टर्नओवर कितना है, सर ओवरऑल है 60 करोड़, ठीक है 60 करोड़। अब खाली ओवरऑल से काम चल जाएगा नहीं, अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी देखोगे। सर एक प्रोडक्ट का है 20 और एक का है 40, ठीक है। तो भैया जिस प्रोडक्ट का 40 होगा ना 25 से ज़्यादा, उसका ऑडिट हो जाएगा। बात समझ पाए? तो 2 लेवल पे चेक करना है, एक तो ओवरऑल, दूसरा इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल में भी अगर मान लीजिए 3 प्रोडक्ट थे, मान लो 2 की जगह 3 प्रोडक्ट है, एग्रीगेट 60 है, 3 प्रोडक्ट है और तीनों का कितना है 20 20 20। अब सर यहाँ पे किसी का भी नहीं होगा। बात समझ पाए? वहीं नॉन रेगुलेटरी में बस लिमिट बढ़ जाएगी, एग्रीगेट देखोगे 100 करोड़ और इंडिविजुअली चेक करोगे 35 करोड़।
ठीक है। और मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट थे और किसी का सबका 35 से कम है तो किसी का नहीं होगा, और अगर किसी एक प्रोडक्ट का 35 से ज़्यादा होगा तो सिर्फ उसका ऑडिट होगा, बाकियों का नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो दीज आर द एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन। तो ऑडिट होएगा कि नहीं होएगा उससे पहले ये दो चीज़ें चेक कर लेना, पहला सेक्टर, दूसरी लिमिट, याद रखना। लेकिन एक चीज़ याद रखना सर, देखो ऑडिट करते हुए हमें ये लिमिट चेक करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये बोला होता कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, कॉस्ट रिकॉर्ड का बहुत सिंपल है, ओवरऑल टर्नओवर देखना है, ये नहीं देखना कि भैया कौन सा सेक्टर है, खाली ओवरऑल टर्नओवर देखना है क्या 35 करोड़ से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 35 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। ये इतना सारा जो लेवल है ना, ये ऑडिट के लिए है। क्लियर, चल ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 10। इसके बाद आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, एक सेकंड रुको। चैप्टर नंबर 11 द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड सर, फर्स्ट चलो लास्ट से शुरू कर लेते हैं। स्क्रीन शिफ्ट करूं क्या, जूम कर दो थोड़ा, लास्ट से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। What is it mean by the emphasis of matter paragraph? How it should be disclosed in independent auditor report? Emphasis of matter paragraph, सर ये कौन से ऐसे के अंदर कवर है तुम्हारा ऐसे 706, राइट। emphasis of matter paragraph का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो इंफॉर्मेशन, वो मैटर जो ऑडिटर को लगता है कि यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो मैटर जो सही से डिस्क्लोज है लेकिन ऑडिटर को लगता है कि वो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो वो एक काम करता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, वो सही इंफॉर्मेशन है, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो इस केस के अंदर ऑडिटर के पास एक पैराग्राफ है 706 के अंदर, डेट इज इनफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। वो अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ डालेगा EOM और उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिख देगा ताकि यूजर्स उसको अलग से पढ़े कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है सर, बात समझ में आई। ये दिखाया कहाँ जाता है सर, जर्नली जो आपका की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता है या तो उससे पहले आता है या उसके बाद में आता है, ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ से पहले आ जाएगा, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद आ जाएगा। लेकिन सर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ लिखते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसी पैराग्राफ के अंदर आएगी। मान लीजिए 4 इंफॉर्मेशन थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो चारों इंफॉर्मेशन को अलग अलग से दिखाना है इस पैराग्राफ के अंदर, राइट सर, बात समझ पाए। और ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेसिस पे हमारा ओपिनियन, मतलब हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं देते, बस इंपॉर्टेंट थी तो अलग से दिखा देते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन द एडवर्स ओपिनियन एंड द क्वालिफाइड ओपिनियन। सर एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड में क्या डिफरेंस है सर? एडवर्स कब दिया जाता है? जब ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस है और उस बेसिस पर ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल प्लस परवेसिव है, मतलब गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो इट्स बिकम द एडवर्स। जब ऐसे मिस स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंटिव पार्ट को इफेक्ट करे, तो उनको मतलब बहुत बड़े पार्ट को इफेक्ट करे, तो वहाँ पे एडवर्स दिया जाता है। क्वालिफाइड 2 केस में जाता है। पहला केस ऑडिट एविडेंस है और ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि मिस स्टेटमेंट है, खाली मटेरियल लेकिन परवेसिव नहीं है, राइट। या फिर ऑडिट एविडेंस नहीं है लेकिन ऑडिटर ने बोला कि जिस चीज़ के बारे में ऑडिट एविडेंस नहीं है वहाँ पे अगर मिस स्टेटमेंट हुई तो वो मटेरियल होगी लेकिन परवेसिव नहीं। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट के केस में खाली क्वालिफिकेशन जाता है, लेकिन मटेरियल प्लस परवेसिव के केस में एडवर्स जाता है, राइट सर। Give a brief description about the management responsibility to be mentioned in the statutory auditor report। सर हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहता है, डेट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। तो आपके ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर क्या क्या जाता है कि आपका ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर क्या क्या जाता है सर? सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को FRF बनाने की, दूसरा इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करवाने की, गोइंग कंसर्न को असेस करने की, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पीरियड, जिस भी पीरियड के बारे में हम अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, तो उन सारे पीरियड्स के रिगार्डिंग
WR देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, ठीक है सर। एंड TCWG का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ओवरसाइड करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही। मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TCWG की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसाइड करने की। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सर आपकी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है द ऑडिटर्स रिपोर्ट। The auditor's report shall include a section directly follow the opinion paragraph. ओपिनियन पैराग्राफ के फॉलोइंग मतलब एग्जैक्ट नीचे होता है विद द हेड बेसिस फॉर ओपिनियन एक्सप्लेन इंक्लूडिंग द बेसिस ऑफ ओपिनियन। सर देखो हमारे ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट रहता है वो कैसा रहता है सर, सबसे पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले टाइटल आता है, ठीक है, उसके बाद एड्रेस की ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रही है, उसके बाद सीधी बात ओपिनियन पैराग्राफ आ जाता है और उसके बाद आता है आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर क्या जाता है सर, हम बताते हैं कि सर इसके अंदर मेन चीज़ तो ये जाती है कि भाई हमने जो ऊपर ओपिनियन दिया है ना वो क्यों दिया है, किस बेसिस पे हमने ये ओपिनियन प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमने अपना सारा काम एज पर द एसेस किया है। उसके बाद बोलते हैं कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, उसको भी रीड कर लेना। उसके बाद हम बोलते हैं कि भैया हमने अपना सारा काम इंडिपेंडेंस और एज पर एथिकल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई करते हुए किया है। दूसरा हम बोलते हैं कि हमने जो ऑडिट एविडेंस दिया था उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे, उस बेसिस पे हमने अपना ओपिनियन प्रोवाइड किया है। राइट सर, एक चीज़ याद करना, अगर डिस्क्लेमर दे रहे हो तो इस केस के अंदर आपकी ये वाली लाइन नहीं आती कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे अपने ओपिनियन देने के लिए। राइट सर, चलिए नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग KAM की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेदर कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट्स इन द कंटेंट ऑफ द ऑडिटर हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल्स एनालाइज। सर देखो जब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ था मतलब कुछ एडिशनल कम्युनिकेशंस जब ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में कर सकता है। सर देखो हमेशा से ये पैराग्राफ नहीं था, ये आया है हमारे पास 2017-18 के अंदर। सर देखो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का हमें पावर मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता था हम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देते थे तो कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का ऐसे कौन सा 701 उसने बोला कि कुछ चीज़ों के लिए की ऑडिट पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं आएंगी, वो जो पहले जहां बताई गई थी वहीं आएंगी। ऐसा ना हो कि आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल के उनकी जहां पे एक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए वहां ना करें। जैसे एक सेकेंड, सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी डिस्क्लोजर, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट ही डिस्क्लोजर करते हैं। तो भैया कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम KAM में डाल दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करने की नीड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, मैनेजमेंट तो करेगा ही, ठीक है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। मतलब मैनेजमेंट ये नहीं बोल सकता कि सर आपने तो बता ही दिया हम क्यों बताएं, नहीं सर आपको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, ठीक है। उसके अलावा मॉडिफाई ओपिनियन, बेटा अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में मॉडिफिकेशन देनी है, मॉडिफिकेशन के बारे में तुम्हारा कौन सा ऐसे बोलते हैं 705, तो भैया मॉडिफिकेशन कभी भी देनी है तुम 705 के अकॉर्डिंग ही दोगे। तुम ये नहीं बोलते मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन KAM के अंदर डाल दी तो मुझे मॉडिफिकेशन अलग से देने की नीड नहीं है, नहीं सर वो तो आपको अलग से देनी ही पड़ेगी। उसके अलावा गोइंग कंसर्न, सर गोइंग कंसर्न के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो 570 के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल के आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करने की नीड नहीं है। और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, जितने भी इंडिविजुअल मैटर जो KAM के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार KAM के अंदर डाल दिया उसके ऊपर अलग से ओपिनियन देने की नीड नहीं है। अगर ऑडिटर को रिक्वायरमेंट ओपिनियन देना है उन मैटर्स के बारे में तो वो अलग से ओपिनियन दे सकता है। तो KAM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। गोइंग कंसर्न 570 के अकॉर्डिंग की जाएगा, मॉडिफिकेशन 705 के अकॉर्डिंग की जाएगी। मैनेजमेंट की जो डिस्क्लोजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजमेंट की ही है। KOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर दीज मैटर्स, ठीक है सर, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। नेक्स्ट है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद द हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 200 एक्सप्लेन द प्रमाइसेस रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट and where appropriate those shall with governance on which audit is required with the essay is conducted explain। सर एक essay है, essay 200
उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं, उसमें एक चीज़ यूज़ की गई है, उसमें हम यूज़ करते हैं प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट। प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट का मतलब होता है सर मैनेजमेंट की ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैनेजमेंट उनको फुलफिल ना करे तो ऑडिट हो ही नहीं सकता। तो पहले मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, उसके बाद हम अपना ऑडिट करते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है प्रमाइसेस अ बेसिस ऑफ ऑडिट। ठीक है सर, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाने की, उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल लगाने की, एंड गोइंग कंसर्न असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दीज आर द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहाँ पे डाली जाती है? प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट के अंदर, मतलब बेसिस ऑफ ऑडिट। जब तक प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करेगा तब तक ऑडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मेन चीज़ आप ध्यान देना प्लीज़ वो ये देना सर, देखो अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए थे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ होता है डेट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ एक्सप्लेन। यहाँ पे हमें बोला गया था ऐसे 200 के अकॉर्डिंग जो प्रमाइसेस दी जाती हैं उसके बारे में बताओ। सर कंफ्यूज मत हो जाना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है या प्रमाइसेस पैराग्राफ पूछा है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है बेटा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है तो देख रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन अगर प्रमाइसेस पूछा है तो भैया सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन लिख के आनी, तब पूरा पैराग्राफ नहीं लिख के आओगे। इन 3 इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे 200। अगर ये प्रमाइसेस अगर मैनेजमेंट ने नहीं की, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाए, तो हम ऑडिट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनको बोला जाता है प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट। पेपर में अलग से भी आ सकता है व्हाट इज द प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट। ठीक है सर, तो दीज 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आर द प्रमाइसेस ऑफ ऑडिट। क्लियर? चलो, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर होते होंगे। मतलब जो मुझे जहाँ पे लगता है ना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं वो चीज़ आपको बोल देती हूँ। बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है एन ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी मेक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन व्हाइल फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट दोज इवैल्यूएशन। सर ऑडिट करते हुए ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर को कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना पड़ता है। कौन कौन सी? पहला है ये इवैल्यूएट करना पड़ता है जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो ठीक से डिस्क्लोज की गई हैं कि नहीं की गई है, अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, और दूसरा उनकी कंसिस्टेंसी। ठीक है सर, जितने भी एस्टिमेशन हैं वो रीजनेबल हैं कि नहीं है, उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो रिलायबल कंपेरेबल है कि नहीं है। मतलब देख बुक ऑफ अकाउंट रिलायबल होंगे तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने होंगे। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है और रेलिवेंट है कि नहीं है। उसके अलावा जितने भी मटीरियल ट्रांजेक्शन्स इवेंट है उन सबका डिस्क्लोजर ठीक से दिया गया कि नहीं गया। एंड टर्मालॉजिस, टर्मालॉजिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर किसी चीज़ के लिए अलग से टर्म डिफाइन के भी इसको इस तरीके से ही लिखना है तो सही टर्मालॉजिस का यूज़ किया गया कि नहीं किया, जो कंपनीज एक्ट या शेड्यूल में लिखी गई है उन्हीं टर्मालॉजिस का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो दीज आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। बेटा ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया, बच्चे गप लिख के आते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जब पेपर में आते हैं बच्चे गप लिख के आते हैं, तो याद कर लेना दीज आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द इन्फेसिस ऑफ मल्टी पैराग्राफ। हाँ, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया फिर से, लगता है बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग द ओपिनियन। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटीज those financial statement has been audited. Apart from this explain the other relevant point to be included in opinion paragraph. सर opinion paragraph के अंदर आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हो? बोलोगे मैम हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उस एंटिटी का नाम जिसका ऑडिट करते हैं, जिसका ऑडिट किया वो बताते हैं ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उनके बारे में बताते हैं, हम ये बताते हैं नाम क्या है, हम ये बताते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट थे, मतलब लाइक बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोज, वो बताते हैं। उसके अलावा हम ये भी बताते हैं खाली कंपोनेंट में उसके नोट्स टू अकाउंट्स और सिग्निफिकेंट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। पीरियड कौन सा कवर किया, मतलब 21-22 की बुक्स थी, 22-23 की बुक्स थी। उसके अलावा ओपिनियन, तो आपके ओपिनियन पैराग्राफ में नाम, इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने चेक किया और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये कंपोनेंट हमने चेक करे। हमने खाली कंपोनेंट नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स को भी चेक किया। उसके अलावा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पीरियड से लेके इस पीरियड को कवर करती थी और इन सब के रिगार्डिंग ये है हमारा ओपिनियन। तो भैया ये रहेगा आपका ओपिनियन पैराग्राफ का कंटेंट, राइट? चलिए सो in considering the
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस कौन से होते हैं सर? देखो आपके अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग के अंदर ना जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को बताते हैं कैसी रहेंगी, ठीक है सर। देखो कुछ चीज़ें होती, चलो जब पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ फिर समझाती हूँ। इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज accounting practice, the auditor shall become aware of the possible biasness in the management judgment. The auditor may consider that the lack of neutrality together with the incorrect misstatement cause the financial statement to be material misstated. Explain and analyze the indications of lack of neutrality with the example or whatever required. सर पहले तो समझिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। सर वो एस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। सर देखो वैसे तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एज़ पर एएस बनते हैं, एज़ पर लॉज बनते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ आइटम्स ऐसे होती हैं जहाँ पे ना एग्जैक्ट एएस के अकॉर्डिंग नहीं बनते, वहाँ पे एस्टिमेशंस, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होती हैं। तो भैया क्वालिटी कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है एस्टिमेशंस ऑफ जजमेंट के ऊपर, एस्टिमेशन एंड जजमेंट्स के ऊपर। क्योंकि देखो एएस तो सब फॉलो करेंगे लेकिन जजमेंट किसने अच्छी लगाई है, किसने ज़्यादा रेलिवेंट लगाई हैं, एस्टिमेशंस किसने ज़्यादा रेलिवेंट बनाए हैं, ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब भी क्वालिटी चेक करते हो तो आप क्या देखते हो कि भैया एस्टिमेशंस जो बने वो सब बने वो एप्रोप्रिएट बने हैं या फिर इनको बनाते हुए मैनेजमेंट बायस था, क्योंकि इन सारे एरियाज के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे बायस हो सकता है, ठीक है सर। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करते हुए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जितने भी जजमेंट्स और एस्टिमेशंस बनाए हैं वो एप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे, कहीं इनको बनाते हुए वो बायस तो नहीं था। अब बायस था कि नहीं था इसके रिगार्डिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं सर? सर इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट बायसनेस सबसे पहले आता है कि भैया बायसनेस इन मेकिंग एस्टिमेशंस। अगर आपको लगता है कि एस्टिमेशंस बनाते हुए बायसनेस था, मतलब सर बैड डेट्स के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बैड डेट्स का प्रोविजन बनना चाहिए था 5%, मैनेजमेंट ने बना रखा है 10%। सर देखो 5 का 6 होता ना या 4 होता समझ में आता, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। सेलेक्टिव करेक्शन, सेलेक्टिव करेक्शन का क्या मतलब है सर? बेसिकली क्या होता है, ऑडिट का अगर हम पूरा प्रोसीजर देखें, ऑडिटर आता है, चेकिंग करता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस लेता है। ऑडिट एविडेंस लेता है कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन कौन सी है, जितनी भी गलतियां हमें मिलती है, जितनी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है, ऑडिटर क्या करता है उन सारी मिसस्टेटमेंट्स को उठाता है, इकट्ठा करता है और सबको लेके जाके मैनेजमेंट को दे देता है कि भाई देख आपके अंदर ये गलतियां थी, इनको ठीक कर लो। अब आप लेके गए थे 50 गलतियां, मैनेजमेंट ने खाली 20 ठीक करी, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव करेक्शन। अब मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं बस यही 20 गलतियां, बाकी तो सब सही है। तो अगर मैनेजमेंट सेलेक्टिव करेक्टनेस कर रहा है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद मैनेजमेंट बायस था। उसके अलावा आपका ऐसे 540, सर 540 किस चीज़ के बारे में बात करता है? 540 बात करते हैं एस्टिमेशंस को कैसे चेक करना है, जजमेंट्स को कैसे चेक करना है। तो ऐसे 540 के अंदर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो बायसनेस को दिखा रहे हैं, ठीक है सर। आप पेपर के अंदर इसका रेफरेंस दे देना बहुत है। तो दीज आर द 3 एरियाज जहां से हमें मैनेजमेंट के बायसनेस का इंडिकेशन मिल सकता है। क्लियर सर? राइट, नेक्स्ट है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। Discuss the objective of auditor as per the standards on auditing 705. Modify an opinion on independent auditors report. Sir 705 किस चीज़ के बारे में बात करता है? मॉडिफिकेशन के बारे में, कि भैया किस केस के अंदर हमें मॉडिफिकेशन देनी है, राइट। तो भैया 705 के अंदर ऑडिटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया अगर उसके पास ऑडिट एविडेंस है उस सिचुएशन में वो सही ओपिनियन दे कि ऑडिट एविडेंस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीड करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन इज समथिंग जिसके अंदर आपको लिखते हुए में भी अच्छे वर्ड्स ना मिले, राइट। जैसे मुझे अभी एक्सप्लेन करते हुए नहीं मिले, कभी गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। पहला 572। अच्छा जरा सुन लो, चलो ध्यान से समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कहाँ पूरा ऊपर जाओगे।
सर 705 बेसिकली बात करता है मॉडिफिकेशन के बारे में। 705 ने ये बताया कि मॉडिफिकेशन कब कब देनी है। तो 705 के अंदर उसने बोला ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो मॉडिफाई ओपिनियन प्रोवाइड करे जब, वो अप्रोप्रिएट मॉडिफाई ओपिनियन प्रोवाइड करे जब, पहला केस जब उसके पास ऑडिट एविडेंस है और उस एविडेंस के बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा सर 705 का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करे दो केसेस के अंदर। कौन से दो केस हैं? पहला कि जब ऑडिट एविडेंस है और उसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूड करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर। या दूसरा केस कि ऑडिटर डोंट हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू से वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। ठीक है। तो इन सिचुएशन के ऊपर ऑडिटर सही मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करे, ये ऑब्जेक्टिव है आपके 705 का। राइट सर। चलिए नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ ऑडिटर्स रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट। सर मुझे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे ना ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। बट इस क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ ऑडिटर्स रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट। सर इसने ये नहीं पूछा कि किस केस के अंदर मॉडिफिकेशन देना अप्रोप्रिएट रहेगा, उसने पूछा कि किस केस के अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन देना अप्रोप्रिएट रहेगा। दोनों में बातों में डिफरेंस है। सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन में वर्ड प्ले है। सर देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बोला, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि किस केस के अंदर हम मॉडिफिकेशन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्या कि भैया कौन सा मॉडिफिकेशन देना है। देखो मॉडिफिकेशन 3 तरह का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से वाला मॉडिफिकेशन दोगे, विच टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये डिसाइड करना है। बात समझ पाए? अब कौन सा मॉडिफिकेशन दोगे ये डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे। पहला क्या? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या फिर मटीरियल प्लस परवेसिव है, राइट। दूसरा ऑडिट एविडेंस है या नहीं है। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन देना। क्वेश्चन ये नहीं था कि मॉडिफिकेशन कब देना अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि भाई विच टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन देना इज अप्रोप्रिएट, राइट। नेक्स्ट है द ऑडिटर्स शैल इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयरिंग इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दिस इवैल्यूएशन शैल इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द इंडिकेशन द पॉसिबल माइनस ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट, डिस्कस स्टेटिंग द क्लियरली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ऑल्दो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते क्या क्या है, लेकिन फिर भी सुन लो। सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या आता है? जितनी भी मैनेजमेंट की जजमेंट्स हैं अबाउट अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। उसके अलावा भैया ऐसा कोई इंडिकेशन कि मैनेजमेंट बायस तो नहीं था, अगर बायस था तो वो भी उसकी क्वालिटी को कम कर देगा। उसके अलावा से जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं उन सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ऑडिटर TCWG के साथ डिस्कस करता है कि भाई देख यहाँ पे ना मैनेजमेंट का एस्टिमेशन गलत थे, तो 260 के अंदर भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट विद द TCWG। क्लियर? तो जब भी ये आए कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो इन 3 पॉइंट्स को लिख के आओगे, 260 का रेफरेंस पक्का देख के आओगे। क्लियर? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है ये तो समझ में आया ना, ऐसे एस्पेक्ट जो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, है ना। और मेनली ये रहती हैं जजमेंट्स। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सप्लेन। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन, ऑडिटर को ओपिनियन फ्रेम करना होता है ऑन विच वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयरिंग, बनाई गई हैं इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इट्स अ गुड क्वेश्चन, रीड करके जाना। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बच्चे गप्पे मार के आएंगे। ठीक है सर, ये मैं आपको स्टडी से ही करवाऊंगी रीड, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया है। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन है
In order to form an opinion, the auditor shall conclude as to whether the financial statement auditor has obtained reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from the material misstatement, debt due to the fraud and the error. तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या कंक्लूड करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, वो देखेगा. उसके बाद सफिशिएंट एविडेंस थे कि नहीं थे. दूसरा देखेगा वेदर द इनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल. इनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट्स का क्या मतलब है सर, जैसे मैंने आपको बोला 440 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे मिसस्टेटमेंट्स को उठा के मैनेजमेंट के पास ले जाते हैं. अब मैनेजमेंट को बोलते हैं ठीक कर दो. मैनेजमेंट ने जो ठीक कर दी वो तो मिसस्टेटमेंट्स बची ही नहीं, जो उसको ठीक नहीं की उनको हम बोलते हैं इनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट्स. लास्ट में हमारा ओपिनियन क्या जाएगा, वो डिपेंड करता है इनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो मटीरियल है कि नहीं थी. ठीक है. लास्ट था इवैल्यूएशन. यहाँ पे द इवैल्यूएशन का मतलब है कि ऑडिटर को कुछ चीज़ों के बारे में इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरए बनी है कि नहीं बनी. दूसरा, मैनेजमेंट अपने एस्टिमेशंस लगाते हुए बायस तो नहीं था. तो दीज आर द टू इवैल्यूएशन जो ऑडिटर को करना पड़ता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देते हुए ऑडिटर को इन 3 चीज़ों के बारे में कंक्लूजन करना पड़ता है. पेपर के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जो अभी पूछा गया. इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ओपिनियन फ्रेम करते हुए ऑडिटर क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करता है. तो इन 3 चीज़ों को कंक्लूड करके वो अपना ओपिनियन फ्रेम करता है. राइट सर, क्लियर. देख एक और क्वेश्चन बन सकता है द इवैल्यूएशन, कि भैया द इवैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है. इवैल्यूएशन 2 चीज़ होती है कि एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बने और मैनेजमेंट बायस तो नहीं था. क्लियर, बात समझ में. तो देख लेना पेपर में स्पेशल इवैल्यूएशन पूछा गया है या फिर द इवैल्यूएशन पूछा गया है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है. राइट. चलिए सर, ये था हमारा चैप्टर नंबर 11. अब जल्दी से आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 पे. राइट, एक सेकेंड. हाँ जी सर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12. दिस इज द ऑडिट ऑफ द बैंक. राइट, जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. इसमें 6 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले, द फंक्शन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द RBI विच एक्ट एट द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. एक्सप्लेन. सर, हमारे यहाँ पे जो भी बैंकिंग को रेगुलेट करते हैं कौन सी अथॉरिटी करती है, RBI. राइट. इसके फंक्शंस क्या क्या हैं सर RBI के, करेंसी इशू करना, सारे बैंक्स को रेगुलेट करना. ठीक है. अगर कल कंट्री को भी पैसे चाहिए, अगर इंडिया को पैसे चाहिए तो सरकार कहाँ से लेती है, RBI से. किसी बैंक को पैसे चाहिए कहाँ से लेती है, RBI से. सर, कोई भी बैंक नहीं काम कर सकता विदाउट RBI के लाइसेंस. तो बैंक को काम करने से पहले RBI से लाइसेंस देना पड़ता है. इंडिया के अंदर जितना भी करेंसी जनरेट किया जाता है उसको रेगुलेट किया जाता है, सब कौन करता है सर, RBI. ठीक है. तो फंक्शंस क्या क्या हैं, डेवलपिंग एंड सर्विंग द इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करना, करेंसी को इशू करना और उसको रेगुलेट करना, बैंक और गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंक काम करना, लाइसेंस देती है बैंक को सो डैट वो नई ब्रांच खोल सके. क्लियर सर. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ RBI. सर, पेपर के अंदर आए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, दिस इज RBI. आए कि रेगुलेटरी एक्ट कौन सा है, तो सर एक्ट है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट. क्लियर. Act or regulations and authority are the 2 different things. Act and authority is different, right? Next question है, the engagement team should hold discussion to gain better understanding of the banking environment including internal control, also to assess the position for the material misstatement of the financial statement. All this discussion should be appropriate document for the further reference. Explain. सर, और बैंक ऑडिट का एक बहुत मेजर फंक्शन जो रहता है वो ये रहता है कि सर पूरी टीम, मतलब जो ऑडिट टीम है वो बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस करती हैं प्रॉपर ऑडिट प्लान करने से पहले. तो सर क्या क्या डिस्कशंस किए जाते हैं, बेसिकली जो डिस्कशंस किए जाते हैं वो किए जाते हैं सर टीम बैठ के, सारे सीनियर जूनियर सब बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि भैया बैंकिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पिछले साल कौन कौन सी एरर्स मिली थी हमें, उसके अलावा एरर के अलावा कहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं. सर देखो, मिस स्टेटमेंट 2 तरह की हो सकती है, तो एरर या फिर फ्रॉड. ठीक है. तो कहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके अलावा कौन कौन से रिस्क है और कैसे रिस्क हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. और ये डिस्कस किया जाता है कि भैया हमें किस किस एरिया में अपने प्रोफेशनल, वैसे तो ऑडिट करते हुए हमें अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने की नीड होती है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होता है. सीनियर्स बेसिकली जूनियर को बताते हैं कि भैया इन चीज़ों के रिगार्डिंग यू हैड टू बी अलर्ट, अपने प्रोफेशनल
स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिकेशन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, कि भैया कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। रिस्की एरियाज कौन से हैं, फ्रॉड कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके अलावा पिछले साल कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी, कौन कौन सी एरर थी, उसके अलावा कौन कौन से रिस्क के इंडिकेटर्स हैं एंड टाइप ऑफ द रिस्क कौन कौन से, उनके इम्पैक्ट क्या रहेंगे। उसके अलावा रहता है सब कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने का नीड है, ठीक है सर। ये सारा डिस्कशन किया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट रखा जाता है। ये ना सिर्फ करंट ईयर के ऑडिट में हेल्प करता है, नेक्स्ट ईयर भी जब आप बैंक के ऑडिट पे जाओगे तो उन्हीं डिस्कशन के बेसिस पे अपना काम शुरू करोगे। इसके एडवांटेज क्या है सर, इससे पूरी टीम को पहले ही पता चल जाता है कि भैया एरर कहाँ पे है, फ्रॉड कहाँ पे है, रिस्क कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट एरियाज को प्रेशर दिया जाता है, उसको ध्यान से चेक किया जाता है सर। नेक्स्ट ईयर ऑडिट करते हुए पता चलता है। उसके अलावा हमें पता चलता है कि भैया कौन से एरियाज के रिगार्डिंग हमारे क्या ऑडिट प्रोसीजर होने चाहिए। राइट सर, शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लोगे ना इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर द बैंक ऑडिट। इसका क्या मतलब है सर, देखो बैंकिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एनपीए। एनपीए मतलब वो एसेट्स जो अब इनकम जनरेट नहीं करती। मान लीजिए बैंक ने एडवांस दिए, अब एडवांस दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, प्रिंसिपल मिलना चाहिए। मान लीजिए सामने वाला डिफॉल्ट कर गया, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, प्रिंसिपल नहीं दे रहा, तो वो एसेट्स क्या बन जाती हैं सर, एनपीए, ठीक है। अब एक बात बता, एनपीए बनने का एक क्राइटेरिया होता है। अब बेसिकली रहता है 90 डेज। 90 डेज मतलब ड्यू डेट थी 30 तारीख को पेमेंट आनी चाहिए थी इंटरेस्ट की, उसके 90 डेज तक पेमेंट ना आए, ड्यू डेट आ गई, उसके 90 डेज भी क्रॉस आ गए, पेमेंट नहीं आई, तो जर्नली वो क्या बन जाते हैं सर, एनपीए, ठीक है। एनपीए के केस में क्या होता है, अब जर्नली हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। बैंकिंग के अंदर भी अक्रूवल होता है, लेकिन जो एनपीएस बन जाते हैं ना, उनके ऊपर हम अक्रूवल नहीं, उनके ऊपर हम कैश सिस्टम लगा देते हैं। मतलब इनकम बुक करते हैं जब हम एक्चुअल में रिसीव हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ जैसे मान ली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी आ गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट थी आ गई, तीसरी इंस्टॉलमेंट का डेट आया लेकिन नहीं आई, 90 डेज क्रॉस हो गए, वो बन गई एनपीए। लेकिन एक बात बताओ, थर्ड जब तक नहीं आई थी उससे पहले तो वो एनपीए नहीं था, तब तक तो नॉर्मल था, तो उसकी इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे बुक हो गई होगी, और 90 डेज के बीच में भी कोई इंस्टॉलमेंट बची होगी तो एनपीए तो तक बना नहीं था जब तक 90 डेज क्रॉस नहीं हो जाते। और यहाँ पे कोई अगर इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको तो बुक कर लिया होगा अक्रूवल बेसिस पे, राइट, क्योंकि एनपीए बनने के बाद कैश बेसिस पे बुक करते हैं ना। तो भैया बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये है कि अगर कोई एनपीए बन गया तो एनपीए बनने से पहले तो नॉर्मल था, तो अक्रूवल बेसिस पे अगर आपने कोई इनकम बुक कर ली और वो इनकम नहीं आई तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिवर्सल, आप वापस रिवर्स कर दो, ठीक है, आप रिवर्स करते हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, डेट इज मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट क्या है सर, देखो एनपीए बनने के बाद वैसे तो अब इनकम बुक की जाएगी कैश बेसिस पे, लेकिन अगर बैंक चाहे तो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए एक अलग से अकाउंट बना सकता है, मेमोरेंडम अकाउंट। इसमें क्या होगा, एनपीए के ऊपर जितनी भी अक्रूवल इनकम है उसको अलग से बुक करता रहेगा, इनकम में इंक्लूड नहीं करेगा, अलग से एक अकाउंट बना देगा मेमोरेंडम अकाउंट, वहाँ पे बस अपने नॉलेज के लिए रख लेगा, अच्छा इतना इनकम ड्यू हो गया जो आया नहीं है, ठीक है सर। दिस इज द रिवर्सल ऑफ इनकम, कि एनपीए बनने से पहले अगर कोई इनकम था जो मतलब अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लिया गया था लेकिन नहीं रिसीव हुआ तो उसको अब रिवर्स कर दो, क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ द इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ बैंक। सर बैंक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तब बोला जाएगा अगर उसके अंदर कुछ 5 चीज़ें हों। पहली चीज़ सर, TCWG का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब वो ओवरसाइड कर रही हो कि काम किस तरीके से हो रहा हो। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। सर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वो देखिए कि कौन कौन से रिस्क है और इनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब खाली इम्पैक्ट का तो फ़ायदा नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, अच्छा ये रिस्क है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा, कंट्रोल एक्टिविटीज़, कि भैया अगर ये रिस्क है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। लास्ट इज मॉनिटरिंग, खाली कंट्रोल एक्टिविटी लगा के छोड़ थोड़ी ना दोगे, मॉनिटर भी तो करोगे कंट्रोल एक्टिविटी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। एंड लास्ट है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि भैया सही इन्फॉर्मेशन सही पर्सन पे सही टाइम पे पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। तो दीज आर द 5 एलिमेंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक्स। एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तब बनेगा अगर उसके अंदर ये 5 एलिमेंट होंगे, इफेक्टिवली वर्क कर रहे होंगे तो ही, ठीक है सर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ऑडिट अप्रोच यू वुड फॉलो टू चेक द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए बैंक। कि भैया बैंक्स के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स है उनको कैसे चेक करोगे,
ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जैसे इंटरेस्ट अगर पे करना पड़ रहा है, हमें सैलरी पे करनी पड़ रही है, तो दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को कैसे चेक करोगे सर? सबसे पहले देखोगे उनके ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। मतलब ऑपरेटिंग में आ गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सैलरीज है, तो दी बैंक के रेंट है, दीज आर द ऑपरेटिंग, वो एक्टिविटीज जो बैंक को चलाने के लिए की जाती है। उनको कैसे चेक करोगे? बेसिकली 3 चीज़ें की जाती हैं। इंटरनल कंट्रोल चेक किए जाते हैं कि भैया प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। दूसरा ऑथराइजेशन, कि भैया जो एक्सपेंडिचर सेंक्शन कर रहे हैं उस पर अथॉरिटी है भी कि नहीं है। सैप ये लगाया जाता है कि पिछले एक्सपेंडिचर को, पिछले साल के, पिछले महीने के एक्सपेंडिचर्स को करंट ईयर से मैनेज किया जाता है। लास्ट इज एनी डिवर्जेंट ट्रेंड्स। सैप लगाते हुए अगर कुछ बहुत दिखता है कि भैया पिछली बार मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 10,000, इस बार आ रहा है 25,000, तो भैया एकदम से इतना चेंज क्यों आ गया? तो दीज आर द 3 मेन एरियाज, 3 टाइप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर जो हम लगाते हैं। इंटरनल कंट्रोल, सैप एंड एनी डिवर्जेंट ट्रेंड्स। मतलब ऐसा कोई ट्रेंड जो पहले नहीं था, मतलब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो दीज आर द 3 प्रोसीजर इन रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है सर? अच्छा, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। प्रोविजन और कंटीजेंसी को चेक कैसे करोगे? सर कंप्लायंस देखोगे कि एज पर कंप्लायंस प्रोविजंस बने हैं कि बने। जो प्रोविजंस बनाए हैं वो मैनेजमेंट ने बैंक ने कंप्यूट कैसे किए हैं, और WR लोगे मैनेजमेंट से कि उन्होंने सारे के सारे प्रोविजंस बनाए हैं कि नहीं बनाए एज पर द RBI गाइडलाइंस, राइट सर? Last question, the auditor should examine the efficiency of various internal control over the advance to determine the NTE और substantive procedure. Explain this statement. सर देखो, सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। हम इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करते हैं? ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें काम कितना करना है, कितनी चेकिंग करनी है, कितने हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं। तो कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है जो एडवांसेस के ऊपर लगाए जाते हैं सर? अगर एडवांसेस की मैं बात करूँ, उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए जाते हैं? एक सेकेंड, these are the controls. अच्छा, ये कंट्रोल याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? पहले तो ये देख, एडवांस दिया है, देख सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जिस बंदे को एडवांस दिया है उसको एडवांस देने से पहले प्रॉपर क्रेडिटेबिलिटी चेक करिए कि नहीं करी, कि उस बंदे को इतना एडवांस देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। एडवांस दे दिया तो देने से पहले प्रॉपर सैंक्शन लिया कि नहीं लिया, सारे पेपर्स इशू करें कि नहीं करें। उसके बाद एडवांस देते हुए एक सिक्योरिटी ली होगी। तो भैया सिक्योरिटी हमेशा क्या होता है, मान लीजिए 50 लाख का लोन दे रहे हो तो एटलीस्ट 70 लाख का सिक्योरिटी लेते हो, तो प्रॉपर मार्जिन है कि नहीं है, वो सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है, और वो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर गुड्स का पोजेशन है तो वो ठीक से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए। ऐसा तो नहीं है बैंक के एम्प्लॉय उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है सर? उसके अलावा और क्या कंट्रोल होंगे सर? अगर DP इशू किया है, अगर CC लिमिट इशू करी है, तो वो सब कुछ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं है। उसके अलावा सारे के सारे एडवांसेस अप्रोप्रिएट तरीके से उनसे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो उसके ऊपर NPA बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट एडवांसेस है सबको देखोगे सब ऑपरेटिंग है कि नहीं है, बिकॉज अगर नहीं है तो उनके ऊपर क्या बनेगा सर? NPA बनेगा तो क्या बनेगा? प्रोविजन। सर NPA बनता है तो NPA का बेसिक इफेक्ट क्या जाता है सर? एक तो उसका प्रोविजन बनना होता है, दूसरी चीज़ जितनी भी इनकम होगी उसको क्या करना पड़ता है? रिवर्सल। तो दीज आर द बेसिक थिंग। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे एडवांसेस को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कि वो ऑपरेटिंग है कि नहीं है, बिकॉज अगर नहीं है तो उनका प्रोविजन बनना चाहिए था, इनकम रिवर्ट होनी चाहिए थी, राइट सर? उसके अलावा जितनी भी बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उन सब के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दीज आर द बेसिक इंटरनल कंट्रोल ओवर द व्हाट? एडवांसेस। सर बहुत 6 क्वेश्चन थे, फटाफट हो गए, राइट? चलिए, ये था हमारा बैंकिंग। अब एक काम करते हैं, अब हमारे पास 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 9। तो जल्दी से हम अपना चैप्टर नंबर 13 कवर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, उसके बाद हम बचे हुए 2 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है? 5 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का तो बहुत लंबा हो गया। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, राइट? चलिए।